Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to the online platform of SSC Elite Classes. हम अपने पॉलिटी के लेक्चर्स कर रहे थे जिसमें लास्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था मौलिक अधिकारों का, जिसमें से हमने आर्टिकल 12, 13, 12 से 35 तक आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो हम जो है लास्ट लेक्चर में आर्टिकल अनुच्छेद 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 28 तक 25 से 28 जो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था वो हम कर चुके हैं। आज हम अपना अगला जो जहां से हमारे अगले अधिकार स्टार्ट होते हैं जो कि है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 29 और 30 में आता है, वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में क्या आता है? राइट टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अगर कोई माइनॉरिटी है, देखो माइनॉरिटी भी कहीं पे जो ये वर्ड है माइनॉरिटी, या अल्पसंख्यक, ये वर्ड कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को कहीं संविधान में डिफाइन किया है, कहीं पे भी इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं। दो तरह के होते हैं माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी, धर्म के आधार पे जो अल्पसंख्यक होते हैं, और दूसरी होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं। ठीक है, तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है वो होती है हमारी स्टेट लेवल पे। भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक अगर हम गिनेंगे तो वो हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, उनको स्टेट राज्यों के आधार पे हम देख सकते हैं। कैसे? जो रिलीजियस होती है वो होती है हमारी राष्ट्रीय लेवल पे या नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो जो स्टेट लेवल पे हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को कैसे करेंगे? तो स्टेट के आधार पे अगर हमने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को करना है तो कैसे करेंगे? अगर कोई मराठी बोलने वाले लोग हैं तो ये कहाँ पे होंगे? महाराष्ट्र में होंगे। तो महाराष्ट्र में जो मराठी बोलने वाले लोग हैं ये तो बहुत ज्यादा होंगे, महाराष्ट्र में तो इनकी माइनॉरिटी नहीं होगी, महाराष्ट्र में ये अल्पसंख्यक नहीं होंगे। ठीक है बात। अब यहाँ से महाराष्ट्र से कुछ बच्चे आते हैं अगर दिल्ली में पढ़ने, तो दिल्ली में जो अगर हम बोलने के भाषा के आधार पे अगर हम मराठी वाले लोग देखेंगे तो वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, तो वो लोग होते हैं लिंग्विस्टिक। अगर हम भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक लोग देख रहे हैं तो राज्य वाले गिने जाते हैं। लेकिन धर्म के आधार पे, जैसे मान लो अगर मैं जैन धर्म के लोगों की बात कर रही हूँ तो वो महाराष्ट्र में भी उतने ही होंगे, वो दिल्ली में भी उतने ही होंगे, वो मध्य प्रदेश में भी उतने ही होंगे, तो वो पूरे नेशनल लेवल पे या पूरे देश के राष्ट्रीय लेवल पे उतने ही अल्पसंख्यक गिने जाएंगे। ठीक है, तो ये आती है आपकी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। तो ये बात करते हैं कि अगर जो आर्टिकल अनुच्छेद 29 है ये बात करता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की, कि अगर किसी को अपनी भाषा को बचाने के लिए या लिपि की बचाने के लिए या अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अगर उन्हें कुछ भी करना है तो वो कोई भी व्यक्ति भाषा को बचाने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। ठीक है, उसको हमें ये कल्चरल राइट्स है, हमें एजुकेशनल राइट्स है, अगर स्कूल में वो शिक्षा देनी है तो वो दी जा सकती है। लेकिन अनुच्छेद 30 में क्या बात की है कि केवल अल्पसंख्यक, सिर्फ माइनॉरिटीज की बात की है। ठीक है, ये वाला जो आपका राइट है ये मेजॉरिटी के लिए नहीं है। माइनॉरिटीज की बात की है कि अगर उनके लिए किसी स्कूल की प्रशासन को अगर अधिकार है कि उनके लिए कोई स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर खोलना है तो वो खोला जा सकता है, इसकी उन्हें पूरी की पूरी आजादी है। ऐसा नहीं है अगर स्टेट उसको फंड कर रहा है कि उनको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है
और अगर वो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक है कोई वहां पे, तो उनके लिए वो अलग से एजुकेशन सिस्टम को फंड कर सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने लास्ट कौन सा आर्टिकल किया, आर्टिकल 30। 30 के बाद कौन सा आता है, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या था, अनुच्छेद 31 हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, मैं वैसे आपको बता देती हूँ। अनुच्छेद 31 कौन सा था, अनुच्छेद 31 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, कि अगर हमें जमीन लेनी है, घर लेनी है, हम ले सकते हैं, ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था। लेकिन इसको हटा दिया गया था, तो अभी हमने इसको नहीं पढ़ा, इसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में, और हटा के इसको कहाँ डाल दिया था, अनुच्छेद 300A में, जो कि हमारा एक लीगल राइट था। ठीक है, कानूनी अधिकार के तौर पे हमें ये राइट दे दिया गया था कि अगर सरकार को किसी भी तरह का, मान लो हमारा घर है, मेरा घर है यहाँ पे, और यहाँ से रोड जा रहा है, ठीक है, सरकार रोड निकाल रही है, तो जब ये मेरा मौलिक अधिकार था तो मैं बोल सकती थी कि मेरे घर के आगे से रोड नहीं जाएगा, और मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। ठीक है, ये बात थी तब की जब ये मेरा मौलिक अधिकार था, और मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकती थी और काम रुकवा सकती थी। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे लोग आने लग गए कि क्या, कि यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा गार्डन है, यहाँ मेरा मंदिर है, यहाँ पे मेरा स्कूल है, ये है, वो है। तो ये सारी चीजें जो है रोक रही थी एक देश, हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी जरूरत है, जितनी डेवलपमेंट होगी ये सब रुक रही थी। रोड ही नहीं पहुंचेगा कहीं तक तो आप क्या डेवलपमेंट करोगे किसी जगह। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने मौलिक अधिकार हटा दिया। आज भी मैं जमीन ले सकती हूँ, लेकिन मेरी उस जमीन से अगर सड़क जानी होगी या सरकार को वो जमीन लेनी होगी तो मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, और मुझे उसका मुआवजा दिया जाएगा। नो डाउट मुझे मुआवजा मिलेगा सरकार की ओर से। अगर मेरी जमीन जा रही है तो मेरी जितनी वैल्यू है उससे थोड़ा ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर वो मुझे नहीं भी मुआवजा मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर मुझे नहीं मिलता है तो उस चीज के लिए भी मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, ये बात की है इन्होंने आर्टिकल 31 में। तो अब जो है ये फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है, तो हमने वो नहीं पढ़ा। ठीक है, अगला हम करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या बात करता है, अनुच्छेद 32 बात करता है हमारे संवैधानिक औपचारों की का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस संविधान को क्या बोला जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को क्या बोला कि ये हमारा हार्ट है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, मौलिक अधिकार की आत्मा है, ये दिल है मौलिक अधिकार का। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस बेसिक अगर एग्जाम से पूछे जाए तो ये भी पूछ लेते हैं कि इसको संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये अनुच्छेद क्या करता है, ये हमें गारंटी देता है, किसको गारंटी देता है, सिटीजन्स को। किस चीज की गारंटी देता है कि हमारा राइट है, हमारा अधिकार है टू अप्रोच, कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस चीज के लिए जा सकते हैं, कि हमारे अधिकारों को, हमारे मौलिक अधिकार अगर छीने जा रहे हैं उनको हम लागू करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, कि मैं किसी अलग जाति से हूँ उसके आधार पे, मैं लड़की हूँ उसके आधार पे, या मैं अगर मेरा जन्म जहां हुआ है मेरे जन्म स्थान के आधार पर अगर मेरे से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट कहाँ जा सकती हूँ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये बात कही है अनुच्छेद 32 में, ये हमने पढ़ लिया। ये क्या करता है, अनुच्छेद 32 में किन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 12 से 32 के बीच के मौलिक अधिकार,
12 से 32 के बीच के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये खुद की भी रक्षा करते हैं कि मैं भी हूं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 32 में ये भी लिखा है कि 32 अगर ना मिले, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ना जाने दिया जाए, अगर आपका किसी भी तरह का राइट जाए, तो वो भी आपका, उससे भी माना जाएगा कि आपका मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, ये बात कही थी उन्होंने। और इसे क्या कहा है, एक बात हमने देखी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर की कौन से केस में बात हुई है? बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है संविधान का जो ढांचा है, उस बेसिक स्ट्रक्चर की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है आर्टिकल 32। तो मूल संरचना की बात कहां हुई थी? केशवनंदा भारती केस में। भारती केस 1973। अच्छे से याद रख लेना इस केस को। 1973 में बात हुई थी केशवानंदा भारती केस की, या केवीसी केस भी से कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को, क्वेश्चन उठ रहा था ना कि फंडामेंटल राइट्स को हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। एक और क्वेश्चन था कि प्रियम्बल, प्रस्तावना को हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो इन सभी चीजों की बात, जब ये केस आया तो इसमें 9 जजेस बैठे थे कि 12 जजेस बैठे थे, ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है। तो इसमें बात हुई थी कि बहुत बड़ा जजमेंट, मेजर जजमेंट है, जिसमें इन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं जाना चाहिए, कि मूल ढांचा या मूल संरचना जो है भारतीय संविधान की, वो नहीं हटेगी। आपको मौलिक अधिकार बदलने हैं, पार्लियामेंट को वो पावर है कि हमारे मौलिक अधिकार, हमने फीचर पढ़ा था कि एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही वो सैक्रोसेंट है, ना ही वो पूर्ण है। तो कहीं ना कहीं उसका ये मतलब है कि पार्लियामेंट, संसद, हमारे मौलिक अधिकार अपने हिसाब से उसको लिमिट कर सकती है, थोड़े बहुत उसमें कानून हमें रोक लगा सकती है। कौन? संसद को ये पावर, ठीक है। लेकिन जितने भी रोक लगानी है, जितना भी जो भी करना है, लेकिन एक चीज नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी मूल संरचना है या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं हटना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो बहुत अच्छी तरह से। और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जो है इन्होंने और चीजें दी हैं, वो चीजें क्या क्या हैं देख। आर्टिकल 32 का पहला क्लॉज क्या कहता है, सब क्लॉज क्या कहता है? राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि मेरा कोई मौलिक अधिकार अगर छीना जा रहा है तो मैं जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। उसके तहत मुझे 5 तरह की रिट्स मिली है। कितनी तरह की रिट्स मिली है? 5 तरह की रिट्स मिली है। कि पार्लियामेंट 32 के ही दूसरे पार्ट में क्या बोला है, तीसरे पार्ट में, पार्लियामेंट कैन एम्पावर, संसद किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का आदेश दे सकती है, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ ली कि पार्लियामेंट, अगर हमारा मौलिक अधिकार जा रहा है तो मैं कहां जाऊंगी? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, पहली बात। लेकिन वहां जाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट ने 5 रिट्स दी हैं, वो 5 रिट्स हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। रिट्स की बात हो गई। उसके बाद अनुच्छेद 32 के तीसरे भाग में क्या बोला है कि संसद, अभी ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अभी ये पावर दी है सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन अनुच्छेद 32 के तीसरे पार्ट में ये बोला है कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी ये पावर दे सकती है, एम्पावर एनी अदर कोर्ट, कि यही कि अगर आपको, आप सारी तरह की रिट्स ले सकते हो। तो अनुच्छेद 32 में मिली है सुप्रीम कोर्ट को पावर। इसके अलावा और किसको मिली है? हाई कोर्ट्स को। हाई कोर्ट्स को मिली है 226 में। आर्टिकल 226 में किसको मिली है? हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकते, ठीक है। कि अगर
हाई कोर्ट को ये पावर मिली है कि अगर मेरा मौलिक अधिकार जाता है तो मैं हाई कोर्ट भी जा सकती हूँ। हाई कोर्ट के तहत मैं जाऊंगी आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो मैं जाऊंगी आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट मुझे मना कर सकता है कि मैं आपकी ये बात नहीं सुनूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे मना बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि अगर मेरा मौलिक अधिकार छिन रहा है कि नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, सुप्रीम कोर्ट को ये बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कौन कौन सी रिट्स होती हैं। तो हमें कितनी तरह की रिट्स दी है? 5 तरह की रिट्स मिली है हमारे अनुच्छेद 32 में। किस लिए? कि जब हमारा मौलिक अधिकार छिन जाता है तो 5 तरह की रिट्स हम पढ़े थे। रिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रादेश। तो कौन, इसका पर्पस क्या होता है? रिट्स का पर्पस क्या है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार छिन रहा है तो हमें हमारे मौलिक अधिकार को लागू करवाना। ठीक है, कौन फाइल कर सकता है? जिसका सिटीजन, जिसका मौलिक अधिकार छिन रहा है, या अगर नॉन सिटीजन को भी जो राइट्स मिले होते हैं वो भी जाके रिट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ फाइल कर सकते हैं? वेयर टू फाइल? सुप्रीम कोर्ट में। मेरा अगर मौलिक अधिकार छिन रहा है तो मैं रिट कहाँ जाके फाइल करूंगी? सुप्रीम कोर्ट। और कितने प्रकार की रिट है हमारे पास? 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। उनके क्या नाम है? ये 5 नाम बहुत अच्छे से याद रख लो, इनको बहुत अच्छे से, आप लोगों को आते भी होंगे, पढ़े भी होंगे आपने पहले। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या सर्चरी या क्यू वारंट। ये 5 तरह की रिट्स हैं, अलग अलग तरह की। क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, थोड़ा थोड़ा नाम से हिंदी में आपको समझ आ जाएगा। निषेध, किसी चीज को मना करना, या सर्चरी या क्यू वारंट। अब हम इनको रिट्स को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहली रिट जो आती है हमारे पास, हैबियस कॉर्पस। क्या बोला मैंने? बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हमारी आंखों के सामने है। मान लो आपको किसी ने बंदी बना लिया है, आपको किसी ने डिटेन कर लिया है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अब आप तो अपने लिए रिट डाल नहीं सकते। मेरे को किसी ने, ये काम कब करेगा? जब आपको किसी ने इलीगली या गैर कानूनी रूप से, इलीगली या गैर कानूनी रूप से आपको किसी ने डिटेन कर लिया है, बंदी बना लिया है, कहीं छुपा लिया है, किडनैप कर लिया है, जो भी कर लिया है। ठीक है, तो उस केस में अगर सरकार ने गैर कानूनी तौर से या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी आपको डिटेन कर लिया है, तो उस केस में आप ये वाली रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप तो जा नहीं पाओगे, है ना। अगर मान लो मुझे यहाँ पे डिटेन करके रख लिया है, मेरे को किसी ने बंद कर लिया, अपने फ्लैट पे ताला लगा के रख दिया, ठीक है, तो अब मैं तो जा नहीं पाऊंगी, अब मैं किसी को मिल नहीं रही हूँ, तो फिर मेरे बिहाफ पे कौन जाएगा? मेरी तरफ से मेरे घर वाले, मेरी फैमिली के मेंबर्स, या मेरे कोई जो पेरेंट्स हैं, बहन है, जो भी है ना, वो लोग क्या करेंगे? रिट फाइल करेंगे कि शरीर सामने लाओ, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, कि जो जिसको आपने डिटेन कर रखा है उसको हमारी आंखों के सामने उसको पेश किया जाए सामने। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। पर ये कब होगा? अगर किसी ने आपको इलीगली डिटेन करके रखा है। ठीक है, किसके खिलाफ होता है ये? सार्वजनिक, अगर किसी पब्लिक एम्प्लॉयर ने या पब्लिक सर्वेंट ने किया है, या किसी प्राइवेट बॉडी ने या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने किया, अगर किसी ने किडनैप भी किया तो उसके अगेंस्ट भी हम उसको जारी कर सकते हैं रिट। ठीक है, तो ये होगी हमारी हैबियस कॉर्पस, कि शरीर सामने लाओ या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास, दूसरी रिट कौन सी आती है? मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब होता है? वी कमांड, या हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, किसको आदेश देते हैं? ये किसके अगेंस्ट होता है? ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि ये किसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, किसी पब्लिक बॉडी या सार्वजनिक निकाय के अगेंस्ट, या कोई निगम हो
उसके अगेंस्ट अगर मान लो कोई कॉरपोरेशन अपना काम नहीं कर रही, मान लो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम नहीं कर रही है ना, या कोई इंफीरियर कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट का मतलब हुआ जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। मान लो अगर ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहा तो सुप्रीम हाई कोर्ट क्या बोलेगा, इससे हाई कोर्ट से इंफीरियर है ना ये कोर्ट, अवर न्यायालय है, ठीक है, इससे नीचे का है, तो ये इसको कमांड दे सकता है, ये इसको आदेश दे सकता है। हायर अथॉरिटी जो मेरे से ऊपर अथॉरिटी होगी वो मेरे को कमांड दे सकती है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और किसको दे सकती है, एनी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में जैसे एनजीटी होते हैं, या अगर फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल्स होते हैं, कुछ कुछ केसेस को सॉल्व करने के लिए कुछ सेटअप किए जाते हैं छोटे कोर्ट्स, या कोई गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस, कि कोई भी सरकारी अगर अपने काम नहीं कर रहा है अगर अच्छे से, तो उसको आदेश दे सकते हैं उसकी हायर अथॉरिटी वाले, ठीक है। तो ये होता है वी कमांड। तीसरी रेट क्या होती है, वी कमांड आपको समझ में आ गया। वी कमांड का एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, मैंडेमस का एक एग्जांपल। मान लो मैंने अपना लाइसेंस बनाना है, तो मेरा लाइसेंस जो है वो डिलेट करे जा रहे हैं, मैंने अपना टेस्ट भी पास कर लिया लेकिन मेरा लाइसेंस आ ही नहीं रहा है, मैंने फिर से टेस्ट दे दिया कि चलो कोई नहीं मैं दूसरी बार टेस्ट दे देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो वापस नहीं आ रहा है मेरे पास, बना के वो नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी हमें इसमें टाइम लगेगा, और बहुत टाइम ऐसा हो गया है कि मेरा लाइसेंस बन के ही नहीं आ रहा है, तो वो सरकारी अफसर ढंग से काम नहीं कर रहा है ना, तो इस केस में भी मैं रिट फाइल कर सकती हूँ। कौन सी रिट फाइल करूंगी, मैंडेमस की, आदेश दें जो उससे हायर अथॉरिटी होगी वो जो है उस जहां मेरा लाइसेंस बनेगा उस अथॉरिटी को आदेश देगी कि इस व्यक्ति का जो है काम किया जाए, या काम क्यों नहीं हो रहा है ना, हम कमांड देते हैं, हम आदेश देते हैं कि ये काम पूरा किया जाए, ठीक है। इसके नेक्स्ट आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना, ठीक है, निषेध करना। तो ये किसके अगेंस्ट होता है, तो आपको ये याद रखना है कि मैंडेमस किसके अगेंस्ट था, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ये पूछ लेते हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट, तो ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के, सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक, या तो हायर अर्ध न्यायिक क्या होगा, जैसे ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो, ठीक है, ट्रिब्यूनल हो गए या फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गए, ठीक है। तो और जैसे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, या हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट जो है छोटा हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, हाई कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, या हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स को, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को ऑर्डर दे सकता है। तो ये किसके अगेंस्ट होते हैं, ये याद रखना कि प्रोहिबिशन, जब आप एक हायर कोर्ट देखता है, अगर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसने महाराष्ट्र के हाई कोर्ट की वो ले ली है, कि उसके पास जो केस जाना था, मान लो कोई रिवर का डिस्प्यूट है और वो आता है गुजरात के जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो और अगर महाराष्ट्र के कोर्ट ने वो वाला केस अपने अंदर ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोल सकती है कि ये आपने नहीं करना है, ठीक है, आपका ये काम नहीं है, उसको काम करने से वो मना कर देगी, या उसको काम करने से वो निषेध कर देगी, ठीक है। हायर कोर्ट या हायर जुडिशियल अथॉरिटी ऑर्डर देगी लोअर जुडिशियल अथॉरिटी को, ठीक है। ये चीज थी आपकी प्रोहिबिशन की रेट। फिर कौन सी रेट आती है आपके पास, नेक्स्ट आपकी चौथी रेट आती है। चौथी रेट आती है आपकी टू बी सर्टिफाइड या सर्चरी। सर्चरी को क्या मतलब होता है, प्रमाणित किया जाता है। तो ये किसके अगेंस्ट होती है, ये जो है कॉम्बिनेशन होता है मैंडेमस का और प्रोहिबिशन का। मैंडेमस का क्या मतलब था कि हम आदेश देते हैं, और प्रोहिबिशन का क्या मतलब था कि हम रोकते हैं, ठीक है। तो सर्चरी क्या कहता है कि हम रोकते भी हैं और जो जिससे काम करवाना है उसको हम आदेश भी देते हैं, ठीक है। तो ये किसके अगेंस्ट होता है, ये था
जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट। ये है जुडिशियल न्यायिक के अगेंस्ट, अर्ध न्यायिक के अगेंस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो इसका क्या होता है मतलब कि कोई अगर हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को वही एग्जांपल देती हूँ आपको वापस से कि अगर मान लो महाराष्ट्र से कोई नदी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इस डिस्प्यूट को कौन, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट देखेगा, ठीक है। अब गुजरात के हाई कोर्ट ने क्या किया, गुजरात के हाई कोर्ट ने बोला कि मैं ये काम देखता हूं, तो ये काम किसने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा इसको क्या इश्यू करके, सर्चरी इश्यू करके क्या करेगा, ये बोलेगा कि आपका ये काम नहीं है, वो निषेध भी करेगा, प्रोहिबिट भी करेगा और बोलेगा कि ये काम महाराष्ट्र देखेगी, कि गुजरात हाईकोर्ट ये काम नहीं देखेगा, ये काम महाराष्ट्र देखेगी। उसको रोक भी रहा है वो और उसको बता भी रहा है, आदेश भी दे रहा है कि काम कौन देखेगा, ठीक है। ये चीज होती है आपके सर्चरी में। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट रिट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का क्या मतलब होता है, बाय बट अथॉरिटी या किस अधिकार से या किस वारंट से। तो ये किसके अगेंस्ट होता है, ये होता है पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, जो परमानेंट होते हैं नेचर में, ना कि जो टेम्परेरी होते हैं। ऐसे नहीं कि जो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लगती हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट जॉब्स का क्या है सीन कि यहाँ उन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वालों की बात नहीं करते, जब वो रेगुलर हो जाते हैं, जब वो लोग परमानेंट हो जाते हैं। और अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं मान लो 10th पास हूँ और मैंने जैसे कैसे झूठे मूठे डॉक्यूमेंट्स दिखा के जैसे कैसे करके मैंने जॉब पकड़ ली है, परमानेंट जॉब, ठीक है, स्थायी जॉब मैंने पकड़ ली है गवर्नमेंट की, और वहां पे रिक्वायरमेंट थी उस जॉब में कि आपका पीएचडी होना चाहिए। और मैं हूं, ये हूं मैं, और मेरे पास है 10th पास का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12वीं भी पास नहीं है। और उस जॉब के लिए क्या चाहिए, जॉब के लिए चाहिए पीएचडी। लेकिन मैं यहाँ पे ये जॉब पकड़ लेती हूँ, तो फिर क्या होता है, मेरे पे अगर किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी तो कोर्ट मेरे अगेंस्ट कौन सा रिट जारी करेगा, वो करेगा क्यू वारंटो की। बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आपकी क्या अथॉरिटी है कि आप ये जॉब कर रही हो, ठीक है। कि सुकन्या बताओ आपकी क्या अथॉरिटी है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, क्या आप पीएचडी होल्डर हो या आप जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही हो, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है कि आप इस सीट पे, आप इस सीट को लेके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये है क्यू वारंटो। तो ये थी हमारी 5 रिट्स जो आपने अच्छे से याद करनी है, और ये भी याद रखना है कि कौन से किसके अगेंस्ट होती है। तो क्यू वारंटो होती है पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट जो कि परमानेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। परमानेंट पब्लिक ऑफिस मतलब जो गवर्नमेंट के हैं, जो संविधान ने बनाई है, जैसी पोस्ट। ये किसी प्राइवेट कंपनी तो ऐसी भी होती है ना कि 12th पास वाले भी मैनेजर बन जाते हैं प्रमोशन होते होते, तो उनपे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते आप क्या है, वो प्राइवेट की अपनी बात है, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, संविधान द्वारा ये गठित है या स्टैट्यूट्स मतलब एक्ट से बनी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक करेंगे हम। आज हमने कौन से टॉपिक्स किए, आज हमने किए कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो कि थे आर्टिकल 29 और 30 में ये किया। आर्टिकल 31 हमने थोड़ा सा देखा था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हटा के 44th अमेंडमेंट 1978 से हटा के उसको कहाँ डाल दिया था, 300A में डाल दिया था। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 32 जो कि था हमारा संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको बोला था
हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल किसने बोला था? बाबा साहेब अंबेडकर ने या भीमराव अंबेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल बोला संविधान का, ठीक है। और इसके इसी में जो हमें होती है मिलती है रिट्स, कि अगर हमारा मौलिक अधिकार छिन रहा है तो हमें 5 तरह की रिट्स मिलती है जिसके बेसिस पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो वो रिट्स कौन सी थी ये हमने पढ़ लिया, हैबियस कॉर्पस, मैग्नमस, प्रोहिबिशन, सर्चररी और लास्ट में क्यो वारंटम, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम करेंगे अपने आर्टिकल 33 और 34 और 35, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार तो हमारे 12 से 35 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो 12 में क्या होता? 12 में तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, 13 में हमने लॉज पढ़े और 14 से 32 तक तो हमने क्या पढ़ लिया? अपने अधिकार पढ़ लिए। तो 33, 34 और 35 जो थे ये हमारे बच गए, ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसको आपने रिवाइज करना है, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।